अब देखो, जब हम बात करते हैं परिवार के प्रकारों की, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो अब हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, और पूरी दुनिया अपन जान रहे हैं भौगोलिक रूप से अलग है, सांस्कृतिक रूप से अलग है, सामाजिक रूप से अलग है। तो हमको परिवार के भी बहुत सारे प्रकार देखने को मिलेंगे। भाई, हम भारत की ही बात करें तो भारत में ज्वाइंट फैमिली पाई जाती है, तो ज्वाइंट फैमिली जिसको हम कुटुंब कह रहे हैं हिंदी में, वो भी परिवार का ही एक प्रकार है। ट्राइबल ग्रुप में अलग टाइप का परिवार पाया जा रहा है। तो बहुत सारे परिवार के प्रकार दिखाई देंगे। तो हम परिवार के प्रकारों को बताने के लिए कुछ आधारों का उपयोग करेंगे कि भाई रक्त संबंध के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है। फिर उनने कहा वंश परंपरा के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है। वंश परंपरा ना, कि वंश आपका पिता के नाम से जाना जा रहा है कि माता के नाम से जा रहा है। फिर उनने कहा कि निवास स्थान के आधार पर परिवार के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम परिवार के प्रकार एक दो तीन चार लिस्ट करके बनाए तो 50 प्रकार के परिवार हो जाएंगे। और 50 प्रकार के परिवार को फिर आप आंसर लिखोगे तो वो कैसे, क्या कुछ ठीक नहीं लगेगा। तो हम क्या है, परिवार के प्रकारों को कैटेगराइज कर लेते हैं, परिवार के प्रकारों को श्रेणीकृत कर लेते हैं कि भाई निवास स्थान के आधार पे, वंश परंपरा के आधार पे। तो इसमें क्या है, परिवार का थोड़ा सा विभाजन, अपन को आंसर लिखने में थोड़ी सी ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो देखो परिवार के प्रकार में पहला जो आधार है वो है संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। दूसरा है निवास के आधार पर, निवास के आधार पर। तीसरा है अधिकार के आधार पर, अधिकार के आधार पर, निवास के आधार पर, अधिकार के आधार पर। फिर एक और है उत्तराधिकार के आधार पर, उत्तराधिकार के आधार पर, उत्तराधिकार के आधार पर। फिर एक और टाइप होता है वंश नाम के आधार पर, वंश नाम के आधार पर, वंश परंपरा किसके नाम से जानी जाएगी उस आधार पर। फिर एक और टाइप होता है विवाह के आधार पर परिवार का प्रकार, विवाह के आधार पर परिवार का प्रकार। तो देखो 1 2 3 4 5 6, संख्या के आधार पर, विवाह के आधार पर 6 प्रकार हो गए। एक और अब बाकी बचते हैं, तो लिख देंगे कि अन्य प्रकार के। इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन हमको दुनिया में क्या है, कुछ स्पेशल परिवार देखते हैं तो हम उसको रेसिड्यूल कैटेगरी या बचे हुए परिवार या अन्य कैटेगराइज की, हम इसको किसी आधार पे तो नहीं बांट सकते, लेकिन हाँ इस टाइप के भी परिवार हमको दिखाई देते हैं। तो देखो परिवार के प्रकार में हम इतनी कैटेगरी, 7 कैटेगरी डिसाइड की है कि 7 कैटेगरी के आधार पर हम परिवार बताएंगे कि दुनिया में कितने प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन या तो आपको सीधे ही आएगा, दो क्वेश्चन को मिला के आ सकता है कि परिवार की विशेषताओं को बताते हुए उसके प्रकारों को समझाइए 200 शब्द में। परिवार की विशेषताओं को बताते हुए उसके प्रकारों को बताइए। तो आपको आधे में 100 शब्द में परिवार की विशेषता और 100 शब्द में परिवार के प्रकार। या सिंपली क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली परिवार के प्रकारों को बताइए, तो फिर सिर्फ परिवार के प्रकार बताना। 50-50 शब्द में पूछ सकता है कि निवास स्थान के आधार पर परिवारों का प्रकार बताइए, उत्तराधिकारी नियम के आधार पर परिवार का प्रकार बताइए, विवाह के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है, संख्या के आधार पर। तो 50-50 शब्द के लिए अपन सबके लिए तैयार रहें, और ओवरऑल 200 वर्ड। बाकी तो और कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है इसमें, सीधा क्वेश्चन ही आएगा, इसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। आपको परिवार के प्रकार, एक एक परिवार का एक एक लाइन भी पता होगी तो आप आसानी से 200 शब्द लिख सकते हो। ठीक है, तो हेडिंग डालो परिवार के प्रकार, और एक दो लाइन का इंट्रोडक्शन लिखो, फिर ये प्रकार एक एक करके लिखेंगे।
देखो, मानव समाज के विकास के साथ साथ परिवार के भी अनेक रूप अस्तित्व में आए हैं। मानव समाज के विकास के साथ साथ परिवार के भी अनेक रूप परिवार के भी अनेक रूप अस्तित्व में आए हैं। प्रत्येक स्थान की भौगोलिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां, प्रत्येक स्थान की भौगोलिक, प्रत्येक स्थान की भौगोलिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों ने भिन्न भिन्न प्रकार की परिवार व्यवस्था को जन्म दिया। प्रत्येक स्थान की भौगोलिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों ने भिन्न भिन्न प्रकार की परिवार व्यवस्था को जन्म दिया। विभिन्न प्रकार के परिवारों का वर्गीकरण निम्न है। विभिन्न प्रकार के परिवारों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से, ठीक है। और निम्न प्रकार से में पहला लिखना, संख्या के आधार पर परिवारों के प्रकार। संख्या के आधार पर, और संख्या के आधार पर परिवार 3 टाइप का होता है। संख्या के आधार पर परिवार 3 प्रकार का होता है। पहला होता है न्यूक्लियर फैमिली, केंद्रीय, या इसी को नाभिक परिवार कहते हैं। नाभिक, केंद्रीय या नाभिक परिवार। दूसरा होता है संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली। और तीसरा होता है विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली, विस्तृत विस्तृत परिवार। केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार कहते हैं, दूसरा संयुक्त परिवार है, और तीसरा क्या है, विस्तृत परिवार, ठीक है। तो इसमें लिखना, केंद्रीय परिवार में या नाभिक परिवार में, कि यह परिवार का सबसे छोटा रूप है जो एक पुरुष, स्त्री तथा उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। यह परिवार का सबसे छोटा रूप है जो एक पुरुष, स्त्री तथा उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। अन्य रिश्तेदारों को इन परिवारों में सम्मिलित नहीं किया जाता। वर्तमान में अन्य रिश्तेदारों को परिवार में सम्मिलित नहीं किया जाता। वर्तमान में अधिकांश देशों या अधिकांश समाजों में परिवार का यही रूप प्रचलित है। वर्तमान में अधिकांश समाजों में या देशों में परिवार का यही रूप प्रचलित है, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली, कौन कौन आता है, पति पत्नी और आश्रित बच्चे। आश्रित लिख लो, या अविवाहित बच्चे। देखो, बच्चे की जैसी शादी होगी वो अपना अलग परिवार बसाएगा, वो उसकी न्यूक्लियर फैमिली होगी। तो वर्तमान में हम यही न्यूक्लियर फैमिली देख रहे हैं जो चलन में है। इसमें कौन रहता है, मम्मी पापा और उनके बच्चे। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और उनकी शादी हो गई है, यदि वो शादी होके अपना घर नहीं बसा रहा है और मम्मी पापा के साथ ही रह रहा है, जिसको हम कहते हैं सास बहू और ये सब साथ रह रहे हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली नहीं होगी।
न्यूक्लियर फैमिली की परिभाषा में याद रखना केवल और केवल क्या है, पति पत्नी और अविवाहित बच्चे। तो देखो हमने जब परिवार पढ़ना चालू किया था और परिवार की परिभाषा लिखी तो यही परिभाषा लिखी थी। इसका मतलब हम जब परिवार शब्द यूज करते हैं तो उसका मतलब ही होता है न्यूक्लियर फैमिली, पति पत्नी और अविवाहित बच्चे, अन्य रिश्तेदार शामिल नहीं है। आप की जब तक शादी नहीं हो रही है आप अपने माँ बाप के परिवार में शामिल, लेकिन आपकी शादी हो गई है और आप अपना अलग फैमिली नहीं बसा रहे, मतलब आपके पति पत्नी और मतलब आपके बच्चे नहीं है और आप मम्मी पापा के साथ ही रह रहे हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली नहीं, वो ज्वाइंट फैमिली के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो केंद्रीय परिवार की क्या विशेषता रहती है, अपने परिवारों की विशेषता, जो लोग ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह रहे हैं, मम्मी पापा और बच्चे रह रहे हैं। आकार छोटा है, आकार छोटा होने से क्या है, भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी रहेगी, बच्चे और माँ बाप है। और अब तो ये स्थिति हो गई कि पहले 3-3 4-4 बच्चे भी होते थे, अब तो क्या है एक बच्चा और ज्यादा से ज्यादा दो, इससे ज्यादा तो संभव ही नहीं है। पहले थे 3-4 आसानी से थे, अब तो जो भी कारण रहे हो, एक या दो, एक बच्चा है और माँ बाप है, 3 लोग की तो फैमिली है, तो भावनात्मक रूप से ज्यादा कनेक्टेड होता है न्यूक्लियर फैमिली। बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे ढंग से होता है, माँ बाप का पूरा फोकस, अब 2 माँ बाप है और बच्चा एक ही है, पूरा फोकस बच्चे के ग्रोथ पे है, बच्चे का रचनात्मक विकास करना है। सुबह से लेकर उन्होंने कहा कि बच्चे को स्कूल कॉल ट्यूशन, फिर उन्होंने कहा कि डांस क्लास फलाना क्लास दिखा, तो क्या है कनेक्टिविटी अच्छी होती। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फैमिली है। दूसरा लिखो ज्वाइंट फैमिली। बहुत डिटेल में नहीं जा रहा है अपन इसके, अपन को बहुत सारे परिवारों के प्रकार बताने हैं। ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। लिखो 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक घर में निवास करते हैं। 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं, संपत्ति सामूहिक होती है। 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं, संपत्ति सामूहिक होती है, एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं। सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं और परस्पर किसी ना किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं। और परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं, संयुक्त परिवार कहलाता है। क्या लिखा है कि 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं, एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, संपत्ति सामूहिक होती है, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं और परस्पर किसी ना किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं, संयुक्त परिवार कहलाता है। ऐसा परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। ऐसे परिवारों को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है, मतलब देखो संयुक्त परिवार में क्या कह रहे हैं कि 3 पीढ़ी, 3 पीढ़ी या 3 से अधिक पीढ़ी भी हो सकती है। ठीक है, फिर एक ही घर में निवास करें, एक ही घर। ठीक है, फिर रसोई उनकी एक होना चाहिए। यदि अलग अलग एक ही घर में रहते हैं कई लोग देखा, लेकिन सबका किचन अलग अलग हो जाता है, लड़ाई हो गई सबकी किचन, 2 भाई रह रहे दोनों की किचन अलग अलग है, ज्वाइंट फैमिली की परिभाषा से वो बाहर हो गए। रसोई एक हो, पूजा घर एक हो, पूजा घर एक ही हो। और क्या बोला है, एक
3 पीढ़ी के सदस्य हो, एक ही छत के नीचे निवास कर रहे हो, रसोई एक हो, पूजा घर हो एक, और संपत्ति भी सामूहिक हो, हिस्से नहीं होने चाहिए, ठीक है, और परस्पर नातेदार हो, तो नातेदार तो होंगे ही। ये जब किसी परिवार में पाया जाता है उसको हम कहते हैं संयुक्त परिवार। ये समाजशास्त्र की परिभाषा है। अब भले समाज में हम ज्वाइंट फैमिली में इस परिभाषा से कुछ इतर हो, लेकिन आपको तो समाजशास्त्र की परिभाषा पता होनी चाहिए कि ये 4-5 बिंदु जब किसी परिवार में दिखाई देते हैं, इसे परिवार को हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। और ज्वाइंट फैमिली भारत की यूनिक विशेषता है। हमको अगले ही टॉपिक दिया है परिवार के पहले लिखा कुटुंब। कुटुंब का मतलब ही है ज्वाइंट फैमिली। इसको हमको अभी डिटेल में पढ़ना है। ये तो मैंने केवल जब हम परिवार के प्रकार देख रहे हैं तभी देख रहे हैं, परिभाषा है ये। अभी इसके डिटेल में जाएंगे हम, स्वतंत्र टॉपिक के रूप में दिया है। और इस परिवार वाले टॉपिक से यदि सबसे जो इंपॉर्टेंट यदि चीज है क्वेश्चन पेपर की दृष्टि, तो यही है। यदि क्वेश्चन बनेगा तो ज्वाइंट फैमिली से ही बनेगा। मुश्किल है वो परिवार से पूछेगा। यदि उसको समाजशास्त्र के इस टॉपिक से जब वो क्वेश्चन करता है तो ज्वाइंट फैमिली, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली इंडियन सोसाइटी की विशेषता है। और देखो उनने सिलेबस में इनको लिखा समाज की भारतीय संकल्पना, तो परिवार की भी भारतीय संकल्पना, और परिवार की जो भारतीय संकल्पना है वो क्या है, ज्वाइंट फैमिली, ठीक है। लेकिन अपन को पढ़ना तो पूरी पड़ेगा, तो परिवार के प्रकार के तहत अपन ने केवल परिभाषा लिखी है। और तीसरा परिवार लिखना विस्तृत परिवार। देखो इस प्रकार के परिवार में सभी रक्त संबंधी एवं कुछ अन्य संबंधी भी सम्मिलित होते हैं। विस्तृत परिवार एक्सटेंडेड फैमिली में सभी रक्त संबंधी एवं कुछ अन्य संबंधी भी सम्मिलित होते हैं। ये एक पक्षीय एवं द्विपक्षीय भी हो सकते हैं। ये एक पक्षीय एवं द्विपक्षीय भी हो सकते हैं। एक पक्षी मतलब सिर्फ पिता के तरफ के भी हो सकते हैं, और द्विपक्षीय मतलब माता पिता दोनों तरफ के हो सकते हैं। बस इतना ही लिखो। देखो एक्सटेंडेड फैमिली भी संयुक्त परिवार का ही से मिलता ही जुलता है। बस अंतर क्या होता है कि विस्तृत परिवार बहुत बड़ा होता है और इसमें मातृ पक्षीय पितृ पक्षीय सब। उन्होंने कहा आप रह रहे हैं तो पत्नी का भाई मतलब आपका साला वो भी आ गया और आपके साथ रहने लगा। फिर उन्होंने कहा कि उसका भी कोई रिश्तेदार आ गया और आपके साथ रहने लगा। ऐसे परिवार को कहते हैं विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली। इसकी सदस्य संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। संयुक्त परिवार से थोड़ा सा अलग है ये। अपन को बस इतना ही जानना है। तो देखो ये अपन ने क्या लिख ली है, संख्या के आधार पर परिवार का प्रकार। पहला आधार। दूसरा आधार क्या है, निवास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, निवास के आधार पर परिवार का प्रकार। लिखो इसमें कि विवाह के बाद दंपत्ति का निवास स्थान कहां हो, इस आधार पर परिवारों का वर्गीकरण किया गया है। विवाह के बाद दंपत्ति, दंपत्ति मतलब समझ रहे हैं ना, पति पत्नी का निवास स्थान कहां हो, इस आधार पर परिवारों का वर्गीकरण किया गया है। बहुत आसान है, हम देख ही रहे हैं निवास स्थान के आधार पर। हमारी सोसाइटी में क्या होता है, लड़की की शादी होती है, जो शादी होती है उसमें लड़की लड़के के घर जाके रहती है। एक तो ये तरीका होता है कि बारात आती है और लड़की को ब्याह कर ले जाता है। तो ऐसा में क्या होता है, दंपत्ति लड़का और लड़की शादी हुई और कहां रह रहे हैं, लड़के के पिता के घर रह रहे हैं। तो ऐसे परिवार को कहते हैं हम पितृ स्थानीय परिवार। पितृ
स्थानीय परिवार, पैट्रीलोकल, पितृ स्थानीय परिवार। लिख लेना कि विवाह के बाद पत्नी अपने पति एवं पति के माता पिता के साथ रहने लगती है। विवाह के बाद पत्नी अपने पति एवं पति के माता पिता के साथ रहने लगती है, तो ऐसे परिवार को पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी में हम देख रहे हैं पितृ स्थानीय परिवारों का ही चलन है। ठीक है, इसका अपोजिट हो जाए, शादी के बाद लड़का लड़की के मम्मी पापा के साथ रहने लगे, जिसको हम कहते हैं घर जमाई, तो ऐसे को कहते हैं हम मातृ स्थानीय, मातृ स्थानीय परिवार, मैट्रीलोकल। ये पैट्रीलोकल है, ये मैट्रीलोकल है। देखो, विवाह बाद पति पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगे। पति पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है, मतलब वही घर जमाई जिसको कहते हैं हम, तो ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? मातृ स्थानीय परिवार। इसके उदाहरण लिख लेना। मातृ स्थानीय परिवार केरल के नायरों में पाया जाता है। केरल के नायरों, केरल में भी जो मालाबार वाला रीजन है, तो कहते हैं मालाबार के नायरों में ये मातृ स्थानीय परिवार, और नॉर्थ ईस्ट में खासी और गारो जनजाति है, वहां पे भी यही परिवार का प्रकार पाया जाता है। खासी और गारो जनजाति में ये मातृ स्थानीय परिवार हमको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हम परिवार का एक और प्रकार देख रहे हैं निवास के आधार पर, जिसको हम कहते हैं नियोलोकल, नव स्थानीय परिवार। नव स्थानीय परिवार, नाम से ही नियोलोकल। भाई लड़के के माँ बाप या लड़की के माँ बाप दोनों होशंगाबाद में रह रहे हैं, लेकिन लड़का नौकरी कर रहा है बेंगलोर में, तो शादी के बाद पति पत्नी दोनों कहां जाके रह रहे हैं? बेंगलोर में, या कहीं और जाके रह रहे हैं। तो ना लड़की के माँ बाप के साथ रह रहे हैं, ना लड़के के माँ बाप के साथ रह रहे हैं, अपना एक नया घर बसा रहे हैं, नवस्थानीय। देखो, विवाह के बाद पति पत्नी ना तो पति पक्ष के लोगों के साथ और ना ही पत्नी पक्ष के लोगों के साथ रहते हैं, वरन अपना अलग नया घर बनाकर रहते हैं, तो उसे नवस्थानीय परिवार कहते हैं। तो उसे नव स्थानीय परिवार कहते हैं। देखो, ये भी आपका न्यूक्लियर फैमिली टाइप ही है, और ये भी वर्तमान में इसी टाइप का परिवार हमको ज्यादातर देखने को मिलता है। वैसे पितृस्थानीय है, लेकिन अब क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और नगरीकरण, इन सब के कारण नव स्थानीय परिवार हमको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, नवस्थानीय, तीनों टाइप के परिवार हम देखते हैं। फिर चौथा प्रकार लिखना है इसमें, मात्र पितृ स्थानीय। मात्र पितृ स्थानीय, मात्र पितृ स्थानीय परिवार। देखो, कई समाजों में नवविवाहित दंपत्ति पति या पत्नी में से किसी एक के परिवार के साथ, पति या पत्नी, पति पत्नी किसी एक के परिवार के साथ रहते हैं, नहीं ऐसा लिखना, पति या पत्नी किसी एक परिवार के ही साथ रहने के लिए बाध्य नहीं होते। पति पत्नी किसी एक
के परिवार के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं होते, वरन दोनों में से किसी के भी साथ रह सकते हैं। वरन दोनों में से किसी एक के साथ, दोनों में से किसी के भी साथ रह सकते हैं। समझ रहे? पितृस्थानी में फिक्स है, पिता के पति के साथ, ये पत्नी के रिश्तेदारों के साथ। लेकिन कई समाजों में क्या है, शादी के बाद ओपन है, पति चाहे तो अपने माँ बाप के साथ रह ले जाके, या पत्नी के माँ बाप के साथ रह ले, स्वतंत्रता होती है। देखो इधर नहीं होती स्वतंत्रता। जैसे हमारे समाज में हमारा समाज पितृस्थानी परिवार ही है। यदि कोई लड़का शादी के बाद लड़की के घर जाके घर जमाई बन जाता तो उसको समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, अच्छा नहीं माना जाता ना समाज में घर जमाई बनना। हाँ, अपने माता पिता के साथ रहना सही माना जाता है। तो ये है, दूसरी साइड जाने के लिए जाता है व्यक्ति तो उसको बुराई होती है। इधर यदि पिता के पक्ष में रहेगा तो बुराई की। यहाँ पे ओपन है, कोई कहीं भी रहे, इसलिए अलग से लिखा है उसको। फिर अगला पॉइंट लिखना, चौथा परिवार। चौथा परिवार इधर लिख दे रहा हूं, मामा स्थानीय। मामा स्थानीय, मामा घर रह रहे जाके। लिखो, इसमें नवविवाहित दंपत्ति, नवविवाहित दंपत्ति पति की मां के भाई अर्थात मामा के परिवार में जाकर रहने लगता है। मामा के परिवार में जाकर रहने लगता है। समझ रहे ना? शादी के बाद पति पत्नी को लेके अपने मामा के घर चला गया। याद रखना, पति के मामा के घर जा रहा है, पत्नी के मामा के घर नहीं जा रहा है, पति के मामा के घर। हमने इसलिए स्पष्टता लिखने के लिए लिखा है कि पति की माँ के भाई के यहाँ जाके रहने लगता है, तो मामा स्थानीय हो गया, मतलब मामा भांजा। कुछ समाजों में पाया जाता है, ट्रोबियान द्वीप समूह है, वहां की जनजाति में यह प्रथा प्रचलित होती है। चाहो तो लिख लेना, ट्रोबियान द्वीप। ट्रोबियान द्वीप समूह के लोगों में मामा स्थानीय परिवार की प्रथा प्रचलित है। ठीक है, पांचवा था मामा स्थानीय, और छठवां लिखना अब द्वि स्थानीय। द्वि स्थानीय परिवार, द्वि स्थानीय परिवार। लिखो, कुछ समाजों में विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्म के परिवारों में ही रहते हैं। पति पत्नी अपने जन्म के परिवारों में ही रहते हैं। ठीक है, शादी हो गई है लेकिन पति अपने घर गया, पत्नी अपने घर गई। पति रात को पत्नी के घर जाता है लेकिन दिन में अपने घर में रहता है, सोने जाता पत्नी के घर बस। तो ऐसे परिवार को द्विस्थानीय परिवार कहते हैं, क्योंकि दोनों जगह रह रहा, पत्नी अपने मां के घर रह रही है, पति अपने पिता के घर रह रहा है। उदाहरण लिख लेना कि लक्षद्वीप और केरल की अशांति जनजाति, ये लक्षद्वीप और केरल की अशांति जनजाति में द्विस्थानीय परिवार की प्रथा पाई जाती है। ठीक है, तो देखो निवास स्थान के आधार पे 6 टाइप के परिवार हमको देखने को मिले। सरल है, बस नाम याद रखना है और नाम से ही हमको पता चल जाएगा कि उसमें 2 लाइन क्या लिखनी है। फिर लिखो, तीसरा आधार है अधिकार के आधार पर। अधिकार के आधार पर परिवारों का प्रकार।
अधिकार के आधार पर। देखो, परिवार में माता पिता में से किसकी सत्ता चलती है या किसे अधिकार प्राप्त होता है, इस आधार पर परिवार में माता पिता में से किसकी सत्ता चलती है या किसे अधिक अधिकार प्राप्त है, इस आधार पर परिवार को दो भागों में बांटा गया है। इस आधार पर परिवारों को दो भागों में बांटा गया है। भाई, किसकी चल रही है सीधे सीधे, पिता की चल रही है या माता की चल रही है? पिता की चलेगी तो कहेंगे पितृसत्तात्मक, और माता की चलेगी तो मातृसत्तात्मक। तो लिख लेना दो प्रकार में, पहला लिखना पितृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक परिवार। ऐसे परिवारों में सत्ता एवं अधिकार पिता व पुरुषों के हाथ में होते हैं और वे ही परिवार को नियंत्रित करते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार में क्या है? पितृसत्तात्मक परिवार की ऐसे परिवारों में सत्ता एवं अधिकार पिता व पुरुषों के हाथ में होते हैं, और वे ही नियंत्रित करते हैं। और इसके अपोजिट लिख लेना मातृसत्तात्मक। तो मातृसत्तात्मक में क्या लिखोगे? मातृसत्तात्मक कि ऐसे परिवारों में सत्ता एवं अधिकार माता व महिला के हाथ में होता है और वही नियंत्रित करती है। माता व महिला के हाथ में होते हैं और वे ही परिवार को नियंत्रित करती है। ठीक है, हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है। अब भले अपवाद स्वरूप हो सकता है कुछ घरों में माता की चलती हो, मातृसत्तात्मक हो, लेकिन वो अपवाद स्वरूप है। ज्यादातर हमारा सोसाइटी का है पितृसत्तात्मक, पिता की ही चलती है। मातृसत्तात्मक तो बहुत सीमित रूप में है, वो भी कुछ ट्राइबल ग्रुप में पाया जाता है। जैसे कोई लिख लेना कि केरल के नायरों में या गारो और खासी में मातृसत्तात्मक परिवार होता है। हमारे यहाँ तो पितृसत्तात्मक ही परिवार है। ठीक है, तो ये अधिकार के आधार पर। चौथा परिवार का अपन ने प्रकार लिखा है उत्तराधिकार के आधार पर परिवारों का प्रकार। उत्तराधिकार के आधार पर परिवारों का प्रकार। अभी अधिकार था, अब उत्तराधिकार। उत्तराधिकार के आधार पर परिवारों का प्रकार। देखो, परिवारों में संतानों को पद आदि दिए जाने का क्रम भी परिवार में संतानों को पद आदि दिए जाने का क्रम भी परिवार को संतानों को पद आदि दिए जाने के क्रम के आधार पर भी परिवार दो प्रकार का होता है। परिवार दो प्रकार का होता है। पहला पितृमार्गी। पितृमार्गी पितृमार्गी में लिख लेना कि ऐसे परिवार में उत्तराधिकारी के नियम पितृपक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं।
ऐसे परिवार में उत्तराधिकारी के नियम पितृपक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं। पितृमार्गी, हमारा परिवार, हमारी सोसाइटी, हमारा जो हिंदुओं में जो समाज, हिंदुओं के सभी में जो समाज है वो क्या है, पितृमार्गी है। पिता से, पिता पक्ष की तरफ ही संपत्ति बटती है। दूसरा लिख लेना मात्रमार्गी। मात्रमार्गी परिवार, देखो इसमें उत्तराधिकारी के नियम मात्र पक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं। मतलब माता से लड़की को मिल रहा है, इधर पिता से लड़के को मिलेगा, इधर माता से लड़की को मिलेगा। मात्र पक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं। ठीक है, तो ये उत्तराधिकार के आधार पे। अगला आधार क्या लिखा हमने, वंश नाम के आधार पर। वंश नाम के आधार पर, वंश नाम के आधार पर। देखो इसमें वंश नाम के नियम, वंश नाम के नियम एक व्यक्ति को जन्म से ही किसी विशिष्ट संबंधी समूह से संबद्ध करते हैं। वंश नाम के नियम एक व्यक्ति को जन्म से ही किसी विशिष्ट संबंधी समूह से संबद्ध करते हैं। संबद्ध करते हैं, और इस आधार पर परिवार निम्न प्रकार का है। पहला लिखना पितृवंशीय। पितृवंशीय, देखो ऐसे परिवारों में वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है और पुत्रों को पिता का वंश नाम प्राप्त होता है। ऐसे परिवारों में वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है और पुत्रों को पिता का वंश नाम प्राप्त होता है। हमारी सोसाइटी में पितृवंश, भाई जो तुम सरनेम लगा रहे हो वो पिता का लगा रहे हो ना, माता का तो नहीं लगा रहे हो। माता तो शादी करके आ गई, उनका सरनेम को छोड़ता, उन्होंने खुद अपना सरनेम छोड़ दिया, वो खुद पति का सरनेम लगा रहे। तो परंपरा, वंश परंपरा पिता के नाम से ही बढ़ रही है। दूसरा लिख लेना मातृवंशीय। मातृवंशीय, ऐसे परिवारों में वंश परंपरा मां के नाम से चलती है और मां से पुत्रियों को वंश नाम मिलते हैं। ऐसे परिवारों में वंश परंपरा मां के नाम से चलती है और मां से पुत्रियों को वंश नाम मिलते हैं। और उदाहरण लिख लेना मालाबार के नायर। ठीक है, देखो अब तीन आधार एक से देख लिए हमने। पितृसत्तात्मक अलग है, पितृमार्गी अलग है और पितृवंशी अलग अलग। मातृसत्तात्मक, मातृमार्गी और मातृवंशी, तीनों में अंतर है। ठीक है, वंश परंपरा के आधार पर पितृवंशी, मातृवंशी। तीसरा लिखना वंश परंपरा के आधार पर है उभयवाही परिवार। उभयवाही परिवार, उभयवाही। देखो कुछ परिवारों में वंश परिचय वंशानुगत संबंध पर निर्भर ना होकर
वंश परिचय वंशानुगत संबंध पर निर्भर ना होकर सभी निकट के संबंधियों पर समान रूप, वंशानुगत संबंध पर निर्भर ना होकर सभी निकट के संबंधियों पर समान रूप से आधारित होता है। सभी निकट के संबंधियों पर समान रूप से आधारित होता है। ऐसे समाजों में पैतृक व मातृक दोनों वंश नाम साथ साथ चलते हैं। ऐसे समाजों में पैतृक और मातृक दोनों वंश नाम साथ साथ चलते हैं। ठीक है, दोनों को शामिल कर लिया तो उभय भाई। अब उभयवाही का मतलब ये नहीं है कि पिता का नाम और माता का नाम दोनों के वंश नाम को जोड़ के, हाँ, यहां उभयवाही में दादा दादी नाना नानी चारों का नाम चलता है, इन चारों का नाम चलता है, उसको कहते हैं उभयवाही। और चौथा लिख लेना इसी में, द्विनामी परिवार। द्विनामी परिवार, केवल दो नाम। उभयवाही में चार हो गए थे, अब दो हो जाएंगे। देखो, ऐसे परिवारों में एक व्यक्ति एक समय में अपने दादा और नानी से संबंध रखता है। ऐसे परिवारों में एक व्यक्ति एक समय में अपने दादा और नानी से संबंध रखता है। मतलब दादा का नाम लेगा और नानी का नाम लेगा, दादी और नाना इनको छोड़ देगा। उभयवाही का ही एक रूप है, दो जन को ग्रहण कर लिया है, दादी और नाना को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो देखो ये वंश परंपरा के आधार पर चार प्रकार का परिवार हो गया। अब अगला आधार हमने क्या लिखा था, विवाह के आधार पर परिवारों का प्रकार। विवाह के आधार पर, विवाह के आधार पर परिवार का, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। ठीक है, विवाह के आधार पर दो प्रकार का होता है। पहला लिखना, एक विवाही परिवार। एक विवाही परिवार, देखो एक पुरुष व एक स्त्री के सम्मिलन से बनता है। एक पुरुष व एक स्त्री के सम्मिलन से बनता है, पति पत्नी और अविवाहित बच्चे, एक विवाही परिवार। पति पत्नी और अविवाहित बच्चे, ये जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर फैमिली कह रहे हैं वही। हालांकि इसमें भी देखो एक विवाही है, लेकिन यदि तलाक है, तलाक के बाद वो दूसरी शादी कर लेगा, या पति या पत्नी दोनों में से किसी की मृत्यु हो गई तो भी वो दूसरी शादी कर लेगा, लेकिन वो कहलाएगा एक विवाही परिवार। उसको क्रमिक एक विवाह कहते हैं, लेकिन अभी उस पर डिटेल में मत जाओ, अपन तो एक विवाही समझो। और दूसरा क्या होता है, बहुविवाही, एक से ज्यादा विवाह करता है, बहु विवाह परिवार। बहुविवाह परिवार, देखो ऐसे परिवारों में एक समय में एक से अधिक जीवन साथी की स्वीकृति होती है। एक समय में एक से अधिक जीवन साथी की स्वीकृति होती है। ठीक है, ये भी दो प्रकार का होता है। चाहो तो इसका उदाहरण भी लिख लेना, बहुविवाही का लिख लेना कि नागा, बैगा, नागा, बैगा और गोंड जनजातियों में बहुविवाही। इसका उदाहरण में मत लिखो सीधे, तुम तो इसके प्रकार लिखो तो उसमें लिख लेना। बहुविवाही में दो टाइप का होता है, एक होता बहुपत्निक विवाह, बहुपत्निक विवाह, और दूसरा होता है बहुपति विवाही परिवार। बहुपति विवाही परिवार।
बहुपत्नी में लिख लेना कि जब एक पुरुष को एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने की स्वीकृति होती है। एक पुरुष को एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने की स्वीकृति होती है, तो उसे बहुपत्नी, जो परिवार बनेगा वो बहुपत्नी परिवार कहलाएगा। जैसे मुसलमानों में एक समय में एक पुरुष 4 पत्नियां तक रख सकता है, उनके कानून के तहत, जो उनका पर्सनल कानून होता है विवाह संबंधी, उसके तहत वो 4 पत्नी रख सकता है। तो जब वो 4 पत्नियों के साथ रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? बहुपत्नी विवाह परिवार या बहुपत्नी परिवार, एक से अधिक पत्नी। यहां पे केवल एक हो रहा है, एक से तलाक लेने के बाद जब वो दूसरी शादी करेगा तो भी वो एक विवाही कहलाएगा। यहाँ बहुविवाह का मतलब है कि एक समय में एक पत्नी है और दूसरी रख ली, ठीक है, बहुपत्नी विवाह। मुसलमानों में 4 परिवार की 4 विवाह की स्वीकृति है। इसके अतिरिक्त यही जो नागा है, बैगा है, गोंड में ये बहुपत्नी विवाह परिवार पाया जाता है। फिर लिख लेना बहुपति विवाह, जहां एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। एक समय में एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो उसे बहुपति विवाही परिवार कहते हैं। अब इसके भी 2 रूप होते हैं बहुपति के। एक को होता है भ्रातक, भ्रातक बहुपति, और एक होता है अभ्रातक। भ्रातक में क्या होता है कि एक स्त्री के एक से अधिक पति और सभी भाई हैं। जैसे द्रौपदी 5 पांडवों से ब्याही थी, 5 उसके पति थे और 5 भाई थे, तो वो बहुपति विवाह तो था, लेकिन बहुपति में भी क्या है? भ्रातक बहुपति विवाह था। और अभ्रातक में क्या होता है कि जो उसके सभी पति हैं वो भाई नहीं होते हैं, कोई अन्य रिश्तेदार हो सकते हैं या कोई हो सकता है, लेकिन भाई नहीं होंगे, तो उसको अभ्रातक बहुपति विवाह कहते हैं। ये तो हमको कॉमन दिखाई देता है आजकल एक विवाह है, लेकिन इतिहास में हम देख रहे हैं कि बहुपत्नी विवाह, राजा महाराजा, हमारे भगवान, सब बहुपत्नी विवाह देखने को मिलता है। लेकिन बहुपति विवाह हमको रेयरेस्ट ऑफ रेयर देखने को मिलता है, इसको कभी स्वीकृति नहीं रही है। बहुविवाह तो हमेशा, पॉलीगेमी हमेशा रही है, बहु बहु रहा, लेकिन बहुपत्नी टाइप की रही है कि हम देखते हैं कि राजा राजा की 500 पत्नियां हैं। इसको बहुत कम इतिहास में देखने को मिलता है। इसके उदाहरण लिख लेना कि यह पाया जाता है नीलगिरी की टोडा जनजाति। टोडा जनजाति नीलगिरी में पाई जाती है, तमिलनाडु के नीलगिरी के में टोडा जनजाति पाई जाती है। और जौनसार बाबर के खस, जौनसार बाबर के खस, ये उत्तराखंड की एक ट्राइब है, वहां पाई जाती है। और मालाबार के नायर, मालाबार के नायर, इसमें बहु पति विवाह परिवार पाया जाता है। ठीक है, तो देखो ये विवाह के आधार पे हमने देख लिया 2 प्रकार का है, बहु, एक तो एक विवाही है और दूसरा बहुविवाही है। अब इसी में चाहो तो समूह विवाह भी लिख सकते हो, नहीं तो इतना ही काफी विवाह के आधार पर। ठीक है, तो देखो हमने परिवार के अलग अलग प्रकार अलग अलग आधारों पर लिखे हैं, बस हमको थोड़ा थोड़ा ही एक एक दो दो लाइन ही बताना पड़ेगा, इससे ज्यादा हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अंतिम लिख लेना अन्य आधार पर परिवार के प्रकार, अन्य आधार पर, अन्य आधार पर परिवार के प्रकार। इसमें पहला लिखना जन्म मूलक परिवार, जन्म मूलक परिवार। ओरिजन ऑफ द ओरिएंटेशन, देखो वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है तथा उसका पालन पोषण होता है जन्म मूलक परिवार कहलाता है। ऐसा परिवार जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है, उसका पालन पोषण होता है, जन्म मूलक परिवार कहलाता है। वही न्यूक्लियर फैमिली, माता पिता और अविवाहित बच्चे, तो जो बच्चे की दृष्टि से हम उसको क्या कह रहे हैं? जन्म मूलक, जिसमें वो जन्म लिया है। दूसरा है प्रजनन मूलक, प्रजनन मूलक परिवार। देखो ऐसे परिवार का निर्माण व्यक्ति विवाह के बाद स्वयं करता है।
जन्म के विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं करता, मतलब अब वो प्रजनन करेगा, खुद जो बच्चे पैदा करेगा, तो वो उसका क्या है, प्रजनन मूलक परिवार हो जाएगा। वो जब अपने माता पिता से संबंधित है तो जन्म मूलक, जब खुद की औलाद हो गई तो उसको क्या कह रहे हैं, प्रजनन मूलक परिवार। तीसरा लिखना समरक्त परिवार, समरक्त परिवार। देखो ऐसे परिवार में सभी सदस्य रक्त से संबंधित होते हैं और कोई भी विवाह संबंधी उसमें नहीं रहता। समझ रहे, समरक्त परिवार, ये परिवार बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है, परिवार के लिए रक्त और विवाह संबंध दोनों जरूरी है। लेकिन समरक्त परिवार में सब ब्लड रिलेशन वाले होते हैं। ये केवल हमको कुछ जगह देखने को मिलता है, उदाहरण लिख लेना, क्या कि केरल के मालाबार के नायर, इनमें पाया जाता है समरक्त परिवार, क्योंकि नायर की जो फैमिली होती है उसमें पति तो रहता नहीं है, पति तो रात को सोने आता और दिन में चला जाता है, वो तो माता और उसके वंशज रहते हैं, माता, उसके लड़कियां, उसके लड़के, उसकी माता, ये मिलके, तो क्या है, सब ब्लड रिलेशन वाले रहते हैं, विवाह संबंधी कोई नहीं होता है। चौथा लिखो विवाह संबंधी परिवार, विवाह संबंधी परिवार, ऐसे परिवार में रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी दोनों साथ साथ पाए जाते हैं, किंतु मुख्य जोर विवाह संबंधों पर ही दिया जाता है। ठीक है, विवाह संबंधी परिवार। फिर एक और लिख लेना इसका पांचवा टाइप, संतान केंद्रित परिवार, संतान केंद्रित परिवार, संतान केंद्रित, औलाद केंद्रित। इसमें लिख लेना कि ऐसा परिवार का ऐसा स्वरूप जहां बच्चों की इच्छा को अधिक महत्व दिया जाता है, जहां बच्चों की इच्छा को अधिक महत्व दिया जाता है, और परिवार की भावी नीतियां बच्चों को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है, और परिवार की भावी नीतियां बच्चों को ध्यान रखकर ही बनाई जाती है। समझ रहे हैं ना, आजकल हमने अभी देखा ना कि पितृसत्तात्मक परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक में पिता की चलती है, मातृसत्तात्मक में माता की चलती है। मातृसत्तात्मक तो परिवार बहुत सीमित है, कुछ जनजातियों में पाया जाता है, बाकी पूरी सोसाइटी, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में पितृसत्तात्मक ही परिवार पाया जाता है। लेकिन वर्तमान में अब परिवार में ना तो पिता की चल रही है ना माता की चल रही है, चल किसकी रही है, उसकी औलाद की। बच्चों का पूरा, पहले बताया न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चे ज्यादा है नहीं, एक ही बच्चा है या ज्यादा से ज्यादा दो बच्चे हैं, माँ बाप का पूरा ध्यान बच्चों की तरफ है, मतलब अब बच्चे के हिसाब से ही सब कुछ होगा। टीवी में क्या चलेगा, बच्चा तय करेगा, बच्चे को छोटा भीम पसंद है, दिन भर छोटा भीम चल रहा है, माँ बाप बदल नहीं सकते, टीवी चैनल नहीं बदल सकते, नहीं बच्चा रोने लगेगा। भविष्य की नीतियां कि यार बच्चे को अपन को पढ़ाना है तो एक काम करते हैं, अपन घर भोपाल में बना लेते हैं कि भोपाल में अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, भाई सब कुछ बच्चे का, तो बच्चा केंद्रित परिवार। वर्तमान में जो न्यूक्लियर फैमिली है वो कैसी हो गई है,
संतान केंद्रित, ना तो ना तो पिता की चल रही ना माता की चल रही, सब कुछ बच्चे पर निर्भर है, बच्चा केंद्रित परिवार होगा। तो देखो ये इतने आधार पे और भी हजारों प्रकार के परिवार होते हैं, अस्थिर परिवार, विखंडित परिवार, सौतेला परिवार, 50 टाइप के परिवार। अपने लिए इतना काम का बहुत है। हमको तो एक आंसर तैयार करना है परिवार के प्रकार, वो हमने 200 शब्द के हिसाब से तैयार कर लिया है। बाकी इसमें से यदि 3 नंबर में कोई पूछता है कि मातुल स्थानीय परिवार क्या है, मातृस्थानीय, पितृस्थानीय, पितृवंश, जो भी सब नाम है 3-3 नंबर के हिसाब से कुछ भी पूछ सकता है। और नहीं तो शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है कि भैया विवाह के आधार पे परिवारों के प्रकार को समझाइए, वंश परंपरा के आधार पे, वंश नाम के आधार पे, तो भी अपन को लिखना यही है। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत जटिल चीज नहीं है, बस एक बार आप पढ़ लोगे और इतने नाम याद रखोगे तो चाहे 200 शब्द का क्वेश्चन पूछे, चाहे 50 शब्द का पूछे, चाहे 3 नंबर का पूछे, एक चार्ट बना लेना और ये पूरे परिवार के प्रकार को समझ लेना, क्योंकि कुछ तो नाम से क्लियर हो जाएगी और कुछ में एक आध पॉइंट लिखना पड़ेगा। बस इतने टाइप के परिवार होते हैं। ठीक है, तो देखो ये परिवार के प्रकार हो गए। अब इसमें हमको अगला टॉपिक देखना है परिवार का महत्व और परिवार में क्या परिवर्तन आए। दो ही टॉपिक बचे हैं इसमें, परिवार का महत्व और परिवार की संरचना में वर्तमान में क्या परिवर्तन आया है, इसको अपन अब कल देखेंगे।